আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার। বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, তখন আমরা দেখে নেব। এটা হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষা করার লড়াই। খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায়। जो हमसे टकराता है और चूर चूर हो जाता है। इकट्ठा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। After the election, you have to give me the best award. सोचे ना क्या कुछ नहीं कहा, क्या जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चुनाव के बाद देख लेंगे, चुनाव बाद हमारा समय आएगा, लड़ना है, ये सब तो अब हो रहा है। मतलब बंगाल में ममता के खिलाफ चुनाव लड़कर बीजेपी ने गलती कर दी क्या? मतलब बीजेपी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। यही शायद बीजेपी का सबसे बड़ा गुनाह था कि चुनाव लड़ लिया लोकतांत्रिक तरीके से, जिसकी सजा चुनाव। जितने आए वापस नहीं लौटे, जो लोग रह गए उन लोगों ने धीरे धीरे प्लानिंग की कि हम वहां से और लोगों को लाकर यहां बसाया जाए, और इसी प्लानिंग के तहत कम्युनिस्टों ने वहां काम किया और एक आतंक का पर्याय बने। लेकिन कम्युनिस्टों से कहीं और कई कदम आगे निकलकर ममता बनर्जी ने जिस तरह का वहां एक गुंडा राज जैसे कह सकते हैं, एक माफिया राज या आतंकवादियों का राज स्थापित किया, वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान, चुनाव के पूर्व भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याएं इसलिए हुई कि वहां वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते या वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। और उसी दौरान हमने देखा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, बंगाल में जाते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज से पूरे जुलूस पर हमला होता है। यानी उनकी हिम्मत और दुस्साहस का विषय है। इन चुनाव में जिस तरह की स्थितियां हमने देखी, हम उसको इस पृष्ठभूमि में देखें कि बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, आपके 24 परगना, इन सियालदा के पूर्व भाग में एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल बांग्लादेश में कब्जे में चला गया। वहां पर एक अपने आप में एक अलग से एक राज स्थापित इन लोगों का हो गया। बड़ी संख्या में लोग आए और वहां के नागरिक भी बने, और उन्होंने सीधे सीधे चुनौती भी दी, और उनको जितना पोषण और संरक्षण ममता जी ने दिया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो चुनाव हुए, इन चुनाव में निश्चित रूप से हमारी और दलों ने भी मिलकर के जिस तरह चुनाव लड़े और एक संदेश जिस तरह देने का प्रयास भी किया राष्ट्रवाद के नाम से, और जिस तरह की भीड़ या संख्या लोग जुटे, वो मतदान में परिवर्तन नहीं हो पाया। जो ममता बनर्जी के जिस तरह के नाटक थे, जिस तरह की योजना के, उस चक्कर में, उस जाल में बाकी लोग भी फंसते चले गए। राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक हिंसा केवल बंगाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पूरे देश की चिंता भी करता हूं। ये विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ऐसा ही परिदृश्य में दिल्ली में भी देखने को मिलने वाला है। कुछ दिनों में देखा और फिर देखने की स्थिति आने वाली है। तो ये विषय हम बार बार, जिस तरह जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश में हमने आंदोलन चलाए, वहां जाकर गिरफ्तारियां दी, उससे भी कहीं आगे बढ़कर के इसकी चिंता करनी होगी। इन चुनावों के बाद जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, जिस तरह हत्याओं का दौर शुरू हुआ, लोगों को पलायन करना पड़ा, और जिस तरह बांग्लादेशियों ने वहां पर जश्न मनाया है, वो एक वर्ग विशेष के लेकर की बात है। और हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो आतंकवाद है, जिसको ममता बनर्जी पोषित कर रही है, इतना ही नहीं, हमारे इन्हीं वर्ग से बनाए जा रहे हैं। अभी ताड़केश्वर एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां का अध्यक्ष एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाया।
विषय ये नहीं है, ये केवल वर्ग विषय नहीं है। विषय है कि आतंकवाद से जुड़े हुए पोषित लोग, ये ऐसी स्थितियां पैदा कर दी उन्होंने, इन चुनावों के बाद हजारों लोग विस्थापित हो गए और आसाम में शरण लिए। अब भारत की धरती पर भारत के लोग, मूल लोग यदि विस्थापित होते हैं तो हम समझ लें कि आने वाला समय कैसा होगा। ये चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए कि राष्ट्रवादी सोच के लोग, राष्ट्रवादी विचारों के संगठन इन कार्यक्रमों को आहूत कर रहे हैं। मान सिंह जी लगे हैं, पुरुषोत्तम जी लगे हैं, पर इनकी आवश्यकता जब तक यूं ही रहेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ये दर्द, ये पीड़ा पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं आज बंगाल में भी हर व्यक्ति चिंतित नहीं है, क्योंकि बंगाल के मूल लोगों की मानसिकता इस तरह की बन चुकी है कि मेरा बंगाल में लगभग 100 बार जाना हो गया होगा। पिछले चुनाव में वही था। उसी चुनाव में मैंने देखा कि जब बड़े बाजार में एक सभा हो रही है स्मृति ईरानी जी की, 500 लोग नहीं थे। जब मैंने बाजार में जब पूछा हमारे संपर्क में, तो उन्होंने कहा साहब कल हमें यहीं रहना है। जैसा ममता बनर्जी ने इन चुनावों में चेतावनी दी कि केंद्रीय सुरक्षा बल तो कल चले जाएंगे, फिर क्या होगा, ये डर जो पहले से पैदा किया। और जब हम हावड़ा के एक सभा में जब गए जहां रूपा गांगुली चुनाव लड़ रही थी, जब सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके कोई मीटिंग होने की बात थी, तो उन्होंने कहा साहब प्रत्याशी नहीं आना चाहिए, आप लोग देश राजस्थान से आए, आपसे हम चर्चा करेंगे, हम वार्ता करेंगे। यानी उस समय भी इतना भय, क्योंकि यदि हमने चर्चा की तो हमारा यहाँ जीना दुर्भर हो जाएगा। आज केवल स्थिति उन 5-6 जिलों में नहीं है। मैं पिछले वर्ष भी, उसके पश्चात, चुनाव के पश्चात भी वहां जाके आया। आज कलकत्ता प्रोपर की स्थिति है कि हम वहां एक सीट नहीं जीत पाए। वहां भी जहां एक तरफ बाकी बाहुल्य होना चाहिए, इन बांग्लादेशियों का बड़ा एक कब्जा वहां हो गया है, बड़ी सिंडिकेट जो बन चुकी है। उन लोगों ने इस बार इतना प्रभावित किया कि लोग भय के मारे वोट देने नहीं निकले। हमारे कार्यालयों पर तोड़फोड़ होना, कार्यालय जला देना, इतना ही नहीं, जिस रूलिंग पार्टी केंद्र में है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि उस आतंक से पीड़ित, इस हिंसा से पीड़ित लोगों का हालचाल देखने या उनको प्रत्यक्ष देखने जब निकले, तो उनके काफिले पर, गाड़ियों पर हमला करना, इन्हीं देश की अस्मिता पर हमला करना। और जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो बेवजह जानबूझ करके साबित करना कि हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, यानी हम इस राष्ट्र के संविधान में हम विश्वास नहीं करते। हम राज्यपाल पर कैसे भी आरोप लगा सकते हैं, राज्यपाल के जो गरिमा है उसकी हम पालना नहीं करना चाहते। एक प्रकार से ये जो विषय है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, पर दर्द इस बात का कि विषय इसलिए है कि हम चिंतित नहीं। मैं इससे बाहर इसलिए आ रहा हूं क्यों अखबारों में विषय आया है, मीडिया में बहुत आया है, हमने देखा भी है, उससे बढ़कर भी देखा है। आज हमारी वहां तीर्थ भूमि है गंगा सागर, उसके पूरे हिस्से पर बांग्लादेशियों का कब्जा है। पर ये विषय इसलिए धीरे धीरे देश में प्रभावित होते जा रहे हैं तो मैं इस बात को इसलिए जोड़ता हूं। मैं बोलता हूं जलता बंगाल, दम तोड़ती दिल्ली, छिटकता कश्मीर, धर्म बदलता केरल और अपने जख्मों पर मरहम लगाता असम। अब आगे कहां तक पहुंचेंगे, क्या होगा, ये विषय वहीं तक नहीं है। एक बड़ी साजिश के तौर पर यह काम चल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह 70 साल काम किया पूरे देश में, कम्युनिस्टों ने बंगाल में किया, और उससे आगे बढ़कर आज ममता बनर्जी कर रही है। इन्हें सीधे सीधे एक इस राष्ट्र के 100 करोड़ लोगों को चुनौती दे करके, और जिस तरह का आतंक पैदा करके, और जिस तरह की हिंसा पैदा करके, एक डर पैदा करके स्थिति पैदा कर दें कि हम अगले चुनाव में लोग सामने आने से रुक जाएं। और ऐसी स्थितियां आ रही है। मेरे बहुत मित्र हैं, मैंने वहां उनसे चर्चाएं की, वो जब खुल के लगे हुए थे, वो भी छोड़कर, बंगाल छोड़कर कहीं दिल्ली आ गए, कहीं जयपुर आ गए। ये वास्तविकता है, वहां का परिदृश्य ऐसा बना दिया गया। अगर ये 5 साल में हमने उसके खिलाफ कुछ नहीं खड़ा हुआ, कोई जन आंदोलन खड़े नहीं हुए, लोग खड़े नहीं हुए, तो ममता बनर्जी की हिम्मत और बढ़ेगी। ममता बनर्जी की नहीं, वहां उन बांग्लादेशियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि हमारे लोग वहां रहे कि नहीं रहे। कम से कम ऐसे 15 जिलों की स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी तो वो चाहेंगे वो व्यक्ति वहां रहेगा, वो चाहेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। और मेरी तो इतना मानना यह भी है कि राजनीति भले ही बड़े लोग साहब बहुत ठीक से करते होंगे कि एक प्लानिंग के तहत अपने लोगों को भेज करके इधर, जिस तरह उन्होंने एक वातावरण बना करके तय किया कि आप उधर जाइए ताकि उधर से आपको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वो सारे लोग उसी से मिले हुए थे, उसी ममता बनर्जी के साथ, जो वापस धीरे धीरे उधर लौट रहे हैं। इस तरह की प्लानिंग, और आज सीधी खुली चुनौती उसने सभाओं में दी
और आज खुलेआम वो जब चुनौती दे रही है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम इन कार्यक्रमों को कितनी संख्या में कर पाएंगे, हम कहां तक ले जाएंगे। धीरे धीरे हमने देखा कश्मीर खाली हो गया और ये स्थिति वहां होती जा रही है। जब तक वहां रहने वाले व्यक्ति, वहां के लोग खड़े नहीं होंगे, हमें वहां के लोगों को खड़ा करना होगा, एक ताकत खड़ी नहीं होगी, तब तक हम वहां सुरक्षित, हमारा वर्ग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और यदि ये समय पूरा मिला, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि यदि ये पूरा समय ममता बनर्जी को मिला तो ये आप मानकर चलिए उस अगले 5 साल में वहां किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में मैदान में नहीं होगा। कम्युनिस्ट खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश में समाप्त हो रहा है, क्योंकि जिस फाइट में, जिस लड़ाई में कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर ममता के सामने कर दिया है। तो ये विषय पूरे देश को चुनौती का है, पूरे राष्ट्र की चुनौती का है। आज हमने देखा है कश्मीर की जो हालत हुई वो क्यों हुई, आज सारे वो आज शरणार्थी के रूप पड़े, हजारों लोग जो आज भी असम में चले गए, उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रवादी दल की सरकार है, राष्ट्र की चिंता करने वालों की सरकार है। एनआरसी की जब बात थी और वो कहीं न कहीं दबाव के चलते कहीं रुकी होगी, लेकिन उस चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया, प्रबल विरोध असम में एनआरसी का हुआ, लेकिन असमियों को पता है वहां आंदोलन कितना चला होगा। वहां अल्फा भी है, वहां कार्बिंग आतंकवादी भी है, वहां बोडोलैंड के आतंकवादी भी है, लेकिन उन सब ने एक विषय मन में तय किया कि सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो ये बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, और इनसे कोई सुरक्षित रख सकता है, कोई पार्टी सुरक्षित रख सकती है तो बीजेपी रख सकती है। इसलिए उस बदरुद्दीन और कांग्रेस के तालमेल के बावजूद वहां बीजेपी को बहुमत मिला है, क्योंकि वहां राष्ट्रवाद की एक बात, एक राष्ट्र हित की चिंता उन लोगों ने की, एक वर्ग और अपने अस्तित्व की चिंता की। यदि असमियों को जिंदा रहना है, असम में रहना है, तो यही फैसला करना होगा। यही बात उस बंगाल में, बंगाल के मूल लोगों में, उन बांग्लादेशियों के अलावा जो भी लोग हैं, उनमें पैदा करनी होगी। उनमें यह बात तय करनी होगी कि इस बंगाल में जिंदा रहना है, आपको अस्तित्व में रहना है, तो ये लड़ाई खड़ी करनी होगी, एक साथ उठकर खड़ा होना होगा। उसमें केवल एक विषय रखना होगा, जिस तरह असमियों ने रखा कि एक तरफ बांग्लादेशी लड़ रहे हैं, जिनकी खैर ख्वाह और जिनकी संरक्षक ममता बनर्जी है, इसको हमें उखाड़ कर फेंकना होगा। मैं इससे आगे इसलिए कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहने की एक अपील कर सकता हूं, मैंने भी बहुत लिखे हैं कि जब शेख अब्दुल्ला को नेहरू के कुछ बातों की अवमानना करने के चलते राष्ट्रद्रोह में 9 साल कांग्रेस जेल में रख सकती है, नेहरू प्रधानमंत्री उन्होंने वो जेल में रख सकते हैं, तो यहां तो सारे मामले राष्ट्रद्रोह के बनते हैं। हर तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ का वातावरण बनाना, इस तरह की स्थितियां पैदा करना, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। यदि सरकारें बर्खास्त कांग्रेस ने भी छोटी छोटी बातों पर बहुत बार की है, लेकिन यहां तो सीधा सीधा मामला बनता है, यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे उन सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों उन कार्यकर्ताओं के जो लोग बलिदान दे गए संख्या में, जिनके घर जला दिए गए, जिनकी हत्याएं हो गई, वो भी हमें क्षमा करने की स्थिति में नहीं होंगे। हमें निश्चित रूप से कड़े स्टेप उठाने होंगे कि राष्ट्र निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहेगा, कहीं पीछे जाने वाला नहीं। पर उससे बढ़कर फिर कहता हूं कि हम जो अभियान चला रहे हैं, हम जो ये अलग जगा रहे हैं, हम लोगों के बीच में ये बात ले जा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, ये बंगाल की धरती के एक एक घर तक बात जानी चाहिए, उसमें रहने वाले प्रत्येक हिंदू के घर में जानी चाहिए, सीधे सीधे कह सकते हैं, इन बांग्लादेशियों के खिलाफ जानी चाहिए, क्योंकि वरना ये आतंक एक दिन बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और एक बंगाल उस समय जो विभाजित हुआ, उस विभाजन के दौर में फिर बंगाल खड़ा हो जाएगा। उस समय अंग्रेजों ने विभाजन का प्रयास किया था, लेकिन वो भंग नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मौजूद थे, मुखर्जी जैसे लोग मौजूद थे, और उस समय भी एक बड़ा दल था, मुस्लिमों का वर्ग था, एक फजले हक बोल करके थे, लेकिन उस फजले हक जो मौलाना थे, उनके मन में भी देश कहीं न कहीं था, इसलिए उन्होंने भी मिलकर के एक सरकार और बनाई मुखर्जी के साथ, अंग्रेजों के सामने लड़ करके। ये वातावरण की आवश्यकता है, ये जन जन के हृदय में ये बात पैदा करने की जरूरत है कि ये बंगाल मेरा है, ये मेरी धरती है। वो बंगाली कहता है सोनार बांग्ला, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने मूल बंगालियों में भी बहुत बार देखा है। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, आज का नहीं, आज के 20 वर्ष पूर्व, लगभग 1999 में जब मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, और ट्रेन में जिसमें मेरा रिजर्वेशन था उसमें 60% मूल बंगाली लोग थे, जो बंगला भाषा भी बोल रहे थे, और ज्यादातर सर्विस क्लास के लोग थे। ट्रेन जो जो लेट हो रही थी, उनमें से अधिकांश को 24 परगना के आगे कहीं नहटी भी कहीं और आगे जाना था। जो जो ट्रेन लेट हो रही थी, उनका डर बढ़ रहा था,
मैंने उनसे बार बार पूछा कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? बोले भाई भाई साहब, ये ट्रेन यदि वहां टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो हम स्टेशन पर ही हमें रात गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? आप इस कल बंगाल के रहने वाले लोग, मूल बंगाली लोग, उन्होंने कहा नहीं, हम जिस इलाके में जाना चाहते हैं वहां बांग्लादेशियों का टेरर है, वहां रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के 20 वर्ष पूर्व वहां बंगाली इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो उस क्षेत्र में सफर कर पाए। 20 साल और निकल गए और कितनी बड़ी स्थितियां बदल गई होगी। तो वो जो वहां का मूल बंगाली केवल एक बाबू के सर्विस तक सीमित हो गया, वो सुबह 10 बजे जाकर 5 बजे घर आकर बंद करके रहना चाहता है। वो इतना भयभीत है इन लोगों से कि वो खुलकर सामने आने की स्थिति में नहीं है। तो ये ताकत उन लोगों को देने की जरूरत है। हम लोग निश्चित रूप से पूरे देश में वातावरण खड़ा करें, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि हमने बार बार जम्मू कश्मीर के लिए आंदोलन किए। हमने डोडा बचाओ अभियान में 3 बार मैं जाकर जम्मू कश्मीर तक, हम भी लोग सीकर तक जाकर गिरफ्तारी देने के गए। वो वहां स्थितियां हम भी पैदा कर, हमें भी करनी होगी। पूरे देश का आह्वान करना होगा कि हम वहां जाकर के एक बड़ा जन आंदोलन, बड़ा मूवमेंट खड़ा करें। राष्ट्रवादी लोग वहां भी है, वहां भी खड़े हैं, वहां भी कमजोर स्थिति नहीं है। लेकिन दिक्कतें वहां गांवों में निचले हिस्से में इसलिए है कि वहां बिल्कुल तबका वो है जो बिल्कुल दलित, पीड़ित और शोषित है। जो सक्षम लोग हैं वो बड़े शहरों की ओर हैं, और वो इतने कमजोर स्थिति में तो वो लड़ने की स्थिति में तो है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण चाहिए। इन 5 सालों में जो लड़ाई खड़ी की है उन लोगों ने वहां खड़ी की थी, और अब जो स्थितियां बदल गई उन लोगों को घरों से बेदखल होना पड़ा है। तो आज फिर मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं कि हम ये अभियान चलाएं, एक जागरण की स्थिति पैदा करें, पूरे देश में तो करें, देश खड़ा करें, पर फिर एक बार है कि हमें सारे की सारी ताकत, हमारा सारा ध्यान इस देश के सारे, जो चाहे राजनेता हो, चाहे राष्ट्रवादी लोग हों, या इस देश के प्रति थोड़ी भी चिंता करने वाले लोग हों, उनको ध्यान सारा बंगाल पर केंद्रित करना होगा। यदि बंगाल बचाना होगा, बंगाल में हमारे हिंदू लोगों को बचाना होगा, हमारे अस्तित्व को बचाना होगा, इस देश की अस्मिता को बचाना होगा, तो ये निश्चित रूप से वहां अगले पूरे समय में ये स्थितियां पैदा करनी होगी। वरना आने वाला समय इस देश के लिए तो संकट पैदा इसलिए होगा कि बंगाल के हित में नहीं होगा, और बंगाल निश्चित रूप से देश से बाहर होने की स्थिति में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भारत। सभी जो लोग जुड़े उनको भी धन्यवाद।